हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का क्या है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो मेरी वीडियो रोज़ाना देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम केमिस्ट्री की क्लास 11 की वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, जो आपने बहुत मुश्किल से आप ढूंढते रहते होंगे वो क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपको करा दूंगा, आपका वाला मतलब ही हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो भाई देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने वॉल्यूम रिलेशनशिप से। है तो इसका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 1 समझ लें। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको मैंने कर लिया है ब्लू पेन से अंडरलाइन करके लिख दिया आपको, ताकि आपको याद रहे कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब भी STP होगा तो याद रखिएगा 1 मोल बराबर होता है किसके, 22.4 लीटर के, है या DMQ के। चॉइस इज योर्स। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक वॉल्यूम रिलेशनशिप है, सही है, क्योंकि पेपर में जब दिया जाएगा आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है या मास रिलेशनशिप है। ये आपको खुद पता करना है, सही है। ये बात अपने ध्यान में बिठा लें। चलें, अब यहाँ निशानी क्या है कि देखें, आपसे पूछा क्या गया है, आस्क क्या किया गया है, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम आस्क किया गया है O2 का। और गिवन क्या है, गिवन जो दिया गया है वो क्या है, ये भी वॉल्यूम है। तो ये बन गया ना वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम ही दिया जाए, वॉल्यूम ही पूछा जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ तक क्लियर। चलें, अब यहाँ पढ़ लेते हैं सवाल को। इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 DM³ ऑफ C2H4। 500 DM³ को, सही है, वो C2H4 के वॉल्यूम को, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो उसको बर्न करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा O2 का। उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ सवाल, और CO2 का भी वॉल्यूम बताओ और H2O का वॉल्यूम भी बताओ। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये इक्वेशन दी गई है, सही है, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको और आसान मेथड से कराऊंगा आज इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए सब्र करें थोड़ा सा, क्योंकि अजान हो रही है, अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ करना क्या है, देखिए हमारे को बोला गया है कि अगर 500 DM³ ऑफ C2H4 का इस्तेमाल हो रहा है तो हमें बताएं O2 को कितना देना होगा, O2 का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, सही है। सिंपल ये है, सबसे पहले O2 को मालूम करेंगे वॉल्यूम, उसके बाद मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद मालूम करेंगे वाटर का, 1 बाय 1 किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए, रेशियो मेथड को। चलें, जल्दी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी। देखिए फोकस करिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने वाला हूँ मैं। यहाँ देखिए ये इक्वेशन है, सही, ये रिएक्शन आपके सामने है। अब ये बैलेंस हुआ हुआ बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है स्टेचोमेट्री की कंडीशन है, बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जब भी सवाल होता है तो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है गिवन डेटा आपको जो दिया जाता है, और एक होता है आस्क डेटा जो पूछा जाता है, सही। गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, 500 DM³ ऑफ C2H4, तो यहाँ मैंने लिख दिया गिवन डेटा में क्या है, C2H4। आस्क डेटा में क्या है, O2। सबसे पहले O2 मालूम करेंगे तो O2, सही है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते। अब देखिए दोनों तरफ वॉल्यूम ही वॉल्यूम है ना। आप बोलेंगे सर आप सही बोल रहे हैं, दोनों तरफ क्या है, वॉल्यूम। अब यहाँ मैंने क्या करा, ये V1 है और ये क्या है V2, ये क्या है V3 और ये क्या है V4, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। चलें, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये वाला वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, C2H4 का जो वॉल्यूम है, वो आप STP जब भी लिखा हुआ देखेंगे ना, तो आपको समझ जाना है कि जब भी यहाँ कंडीशन आपको दिख रही हो ना, यहाँ पर आप देखें C2H4 के कितने मोल हैं, समझे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर 1 मोल है, और 1 मोल की जो वैल्यू होती है STP पर वॉल्यूम की, वो होती है 22.4 DMQ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, सही है। 1 मोल की इतनी है, 2 मोल की इतनी है, 3 मोल की इतनी है, वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4,
22.4 DMQ। गलती मत करिएगा, मास कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशन है। यहाँ मास मास रिलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ ना मास वॉल्यूम रिलेशन चल रहा है, यहाँ चल रहा है वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशन। तो आपको दोनों तरफ वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखें, अब O2 का वॉल्यूम चाहिए हमारे को, क्योंकि आपको तो पता है कि हमें O2 का वॉल्यूम, जो वॉल्यूम दूसरा होगा कि हम प्रोड्यूस कराने वाला, वो वॉल्यूम हमें नहीं पता। सही, कि देखें फॉर एग्जांपल कि 22.4 DMQ वॉल्यूम ऑफ C2H4 प्रोड्यूस करता है कितना, ये आपको पता चल जाएगा इक्वेशन से। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन के मोल है 3, तो 3 मोल के लिए STP पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 67.2 DMQ। अगर STP नहीं लिखा हुआ ना तो मत लिखिएगा, सही है ना, ये बात अपने ध्यान में डालें। तो यहाँ कितनी आ जाएगा 67.2 DMQ। अब हमें मालूम करने का बोला है, मालूम ये नहीं करना था, पहले ही बता रहा हूँ मैं, मालूम ये नहीं करना, हमें ये हिंट के तौर पे इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल देखें, हमें ये पता चला, क्या पता चला कि 22.4 DMQ वॉल्यूम किसका, क्योंकि DMQ तो वॉल्यूम यूनिट है वॉल्यूम का। C2H4 का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस कर रहा है 67.2, सही है, ऑक्सीजन का। सो यहाँ तक क्लियर। लेकिन हमसे ये बोला गया है कि हमें बता दें कि 500 DMQ कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या, ऑक्सीजन। समझे, सिंपल वर्ड में एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। देखें, हमें ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये मैंने लिखी है इक्वेशन को देख के। यहाँ पर मुझे पता था कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ये मुझे मिली है। मैंने देखा कि एक मोल 3 एक C2H4 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है ये, सही है। यहाँ पर इसका जो मोल, चूँकि वॉल्यूम रिलेशन है, तो हमें सिर्फ मोल के कॉन्सेप्ट को याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास वगैरह में कैलकुलेट नहीं करना। अब देखिए, हमें ये एक मोल हमें पता था, एक मोल बराबर होता है 22.4 DMQ के, तो हमने लिख दिया 22.4 DMQ कितना प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन 67.2, सही है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है। उसके बाद हमें ये बोला गया क्वेश्चन है 500 DMQ, सही है, C2H4 का कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अब बस हमें ये मालूम करना है। तो वो रेशो मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सिंपल रेशो मेथड। देखें क्या होता है, रेशो निकालते हैं हम लोग, तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय V4। या आप नाम देख सकते हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। इनकी वैल्यूज पुट कर दूं, चलो फटाफट कर देता हूँ। 22.4 आ गई इसकी, और V2 की कितनी है 67.2 इक्वल टू V3 की कितनी है 500 DMQ, और V4 हमें मालूम करना है, सही है, V4 हमें मालूम करना है। V4 जाएगा इधर, ये आएगा इधर, और ये चले जाएगा मल्टीप्लाई में। ये गया इधर क्योंकि डिवाइड में था, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया V4। ये डिवाइड में था, ये जाके मल्टीप्लाई होगा 500 से 67.2, और ये यहाँ ऊपर डिवाइड ऊपर था, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोग अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा। तो हमें यहाँ डिवाइड में क्या मिलेगा 22.4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, तो भाई देखिए हमें मिल रहा है आंसर 1500। क्या मिल रहा है 1500। तो यहाँ पर DMQ आएगा यूनिट। अगर यूनिट भूल गए तो बेकार है सवाल करना, यूनिट नहीं भूलिएगा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट की वजह से तो पता चलता है हमारे को कि ये है क्या, वैल्यू किस चीज़ में आई है, हमने मालूम क्या करा है। अगर इसकी जगह मीटर लिख दूंगा तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा, आप बोलेंगे नहीं सर मीटर लिख देंगे तो फिर तो ये मीटर तो यूनिट किसका है, लेंथ का। लेंथ थोड़ी मालूम करिए, वॉल्यूम मालूम करा है, कैसे बताएंगे, यूनिट के जरिए। यूनिट नहीं होगा तो कैसे पहचानेंगे, समझे, ये मसला होता है, यूनिट ज़रूर लगाया करें। चले यहाँ तक क्लियर, एक मालूम हो चुका है। अब बारी है दूसरे की। अब यहाँ मालूम करना किसका है हमारे को, अब हमें बताना है कि 500 DMQ C2H4 का कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, याद रखिएगा। मैं अभी भी मैंने अभी फिर यही बोल रहा हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की। ये मत समझिएगा मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, मास वास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सही ना। तो वहाँ फिर आर्क डेटा, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ओ गिवन डेटा और आर्क डेटा, फिर कंडीशन बनाइएगा गिवन डेटा आर्क डेटा, ये आ गया आर्क डेटा। चलें भाई यहाँ पर रेशो मेथड को अप्लाई करेंगे, लेकिन गिवन डेटा में क्या आएगा C2H4। गिवन डेटा हमेशा सेम रहेगा, समझे, ये बात अपने ध्यान में बिठा लें। उसके बाद और आर्क डेटा अब क्या हो गया, आर्क डेटा चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा CO2। क्लियर यहाँ तक। अब बारी आई मोल की
क्योंकि हमें जो मालूम करना है वो वॉल्यूम के लिए मालूम करना है, और वॉल्यूम को देखने के लिए हमें मोल पता होना चाहिए इक्वेशन में। तो इसके तो मोल वही रहेंगे, इसका मोल एक ही है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो SGP पर कितना होगा, वो होगा 22.4 एक मोल के लिए, सही है ना। एक मोल के लिए कितना होगा 22.4, और ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। आगे देखते हैं। अब CO2 के कितने मोल है यहाँ देखना पड़ेगा। देखें CO2 के यहाँ पर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है यहाँ पर, 2। तो 2 मोल के लिए SGP पर कितनी वैल्यू होती है वॉल्यूम की, 44.8 dm3। तो यहाँ लिखूंगा 44.8 dm3। चले यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब हमें यहाँ पर तो पता है कि V3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 dm3, 500 dm3, और हमें निकालना क्या है, V4 मालूम करना है। फिर एक और दफ़ा समझाऊँ, चलो समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब ये है कि 22.4 dm3 प्रोड्यूस कर रहा है C2H4 का 44.8 dm3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये बता दें कि 500 dm3 ऑफ C2H4 कितना प्रोड्यूस करेगा CO2 का वॉल्यूम, सही है ना। तो ये सिंपल वर्ड में बोलते हैं। तो हमें 500 ग्राम को बताना है कि 500 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। हमें ये तो पता है कि 22.4 कितना करेगा, 44.8, लेकिन हमें ये बता दें कि 500 ग्राम वॉल्यूम अगर होगा तो ये तो कितना प्रोड्यूस करेगा, किसका, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये बोला सिंपल वर्ड में। चले हम रेशो मेथड को अप्लाई करते हैं। रेशो मेथड में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में रेशो मेथड, सही है। रेशो मेथड, RM से बना रहा हूँ, R का मतलब रेशो, M का मतलब मेथड। आप पूरा लिखिएगा, चाहिए ना, मुझे आपका टाइम नहीं वेस्ट करना, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वही कंडीशन V1 डिवाइडेड बाई V2, V3 डिवाइडेड बाई V4। तो भाई देखिए V4 के लिए अरेंज करूँगा तो ये V2 जाके, चलो मैं वैल्यू लिखता हूँ। V1 क्या है इस कंडीशन के हिसाब से देखिएगा, V1 हमारे पास है 22.4 dm3, ये आ गया, डिवाइड बाई V2 क्या है 44.8 dm3, और V3 क्या है 500 dm3, और V4 तो हमें मालूम करना है, ये V4 जाएगा उधर, और ये 44.8 डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या होगा 500 से मल्टीप्लाई 44.8, उसके बाद डिवाइड क्या होगा 22.4, क्योंकि आपको पता है ये जगह एक्सचेंज कर लेंगे, ये इधर चले जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कैलकुलेट करके देखें क्या आ रहा है। तो V4 हमारे पास क्या आना चाहिए, लेट मी सी दैट फर्स्ट बाय कैलकुलेटर। चलें तो भाई देखिए 500 मल्टीप्लाई बाय 44.8 divided by 22.4, what will be the answer 1000 D। सो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ हमें मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद 1000 dm3, 1000 dm3। फिर बता रहा हूँ यूनिट इज इम्पॉर्टेंट, सही है, यूनिट नहीं भूलना, याद रख लें अपने दिमाग में। चले आगे चलते हैं। अब वापस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, गिवन डेटा आर्क डेटा, क्योंकि 3 चीज़ें पूछिए ना हमसे, तो अगर एक पूछिए तो जल्दी से ख़त्म हो जाता। तो गिवन डेटा आर्क डेटा, गिवन डेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा H4, C2H4, और आर्क डेटा में क्या आ गया, अब चेंज हो गया, वाटर आ गया। अब क्या आ जाएगा आर्क डेटा में, वाटर, रेशियो निकालेंगे इनका। और देखें वापस C2H4 का कितने मोल है, 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम है कितना, 1 मोल के लिए कितना होगा 22.4 dm3, और ये V1 निकाला समझ लो हमने। और V2 क्या होगा, V2 देखेंगे इसके मोल के, वाटर के कितने मोल है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 मोल है, तो 2 मोल के हमें पता है SCP पर वॉल्यूम कितना होता है 44.8 dm3। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या है V3 की बारी, क्योंकि हमें तो पता है कि C2H4 गिवन डेटा में है, गिवन क्या है 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 dm3, और इसके बाद आ जाएगा इसको V4 हमें मालूम करना है। सिंपल है बहुत। चलें आगे चलते हैं भाई, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने मेरी हर बात शुरू से सुनी है ना, तो इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बहुत आसान होना चाहिए। आप इसको फटाफट सॉल्व कर दें, ऐसा होना चाहिए बस, समझे। तो आसान करना चाहता हूँ मैं आप लोगों की सोच को। चलें अब यहाँ पर सिंपल है, रेशियो मेथड को अप्लाई करें। तो रेशियो मेथड शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, रेशियो मेथड आप समझ जाइएगा, लेकिन आपको लिखना क्या है एग्जाम में पूरा, बाय यूजिंग रेशियो मेथड, ये लिखिएगा। चलें वही बात, V1 डिवाइड बाई V2 इक्वल टू V3 डिवाइड बाई V4। हमें मालूम क्या करना है V4, लेकिन V1 की क्या वैल्यू है 22.4। देखिए भाई मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं और आपका भी क्यों करूं,
सोचने वाली बात है ना। मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा डेटा है जो आपके सामने बना है कि ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं है क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है, तो आंसर भी तो यही आएगा। तो आप बोलेंगे बस सर बिल्कुल सही बात है, तो फिर मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, लेकिन पेपर में करके दिखाना है। तो ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि इसका आंसर भी क्या आएगा 1000 DMQ। चले भाई आंसर चेक। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। यही मेथड अप्लाई करिएगा, आसानी से हो जाएगा। आपको तो पता है मेरे पास एक और मेथड है, मतलब मैं आप लोगों को पता है कि एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, मोल मेथड, वो भी लगा सकते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी से करें, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलो जल्दी से मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर मतलब न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 2। अब यहाँ पर देखें बहुत आसान है, बिल्कुल सेम टू सेम है जिस तरीके से हमने अभी इससे पहले वाला न्यूमेरिकल किया, बहुत आसान है। अब आप किसी इसके अंदर में आपका लिखने का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट में ताकत दूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये ताकत दूंगा ताकि मतलब इसके अंदर एफर्ट लगाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं पिछले वाले सवाल से ज़्यादा अच्छा। चले जल्दी से देखें सवाल क्या लिखा हुआ, बिल्कुल वही है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। O2 का क्या वॉल्यूम होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में इज रिक्वायर्ड टू बर्न 900 ग्राम, मतलब 900 DMQ, ग्राम नहीं DMQ क्योंकि वॉल्यूम है, ऑफ H2S। देखिए H2S का हमें वॉल्यूम गिवन है, क्योंकि H2S गिवन है, 900 हमें बता दिया गया है कि हमें बताएं कि 900 DMQ ऑफ H2S कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा बस। और ऑल्सो भी ये भी मालूम करना है क्या, SO2 का वॉल्यूम भी और वाटर का वॉल्यूम भी, कोई मुश्किल बात नहीं है। गिवन इक्वेशन आपके सामने है, बैलेंस है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए 2 मोल H2S के, 3 मोल ऑक्सीजन के है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के और 2 मोल वाटर के। क्लियर है यहाँ तक? देखें भाई अब हमें सबसे पहले क्या है, गिवन डेटा पे फोकस करना है। गिवन डेटा क्या है H2S, क्योंकि DMQ आपको पता है गिवन है किसका, H2S का गिवन है ना, तो ये आ गया गिवन डेटा के अंदर, ये 900 ग्राम DMQ आ चुका है। और V1 क्या होगा, V1 तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा STP पर 1 मोल के लिए कितना होता है, 1 मोल के लिए होता है 22.4 DMQ। यहाँ कितने मोल है हाइड्रोजन सल्फाइड के, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए STP पर कंडीशन पर वॉल्यूम कितना होता है, 2 मोल के लिए होता है 44.8 DMQ। चले भाई लिखने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ लिखूंगा 44.8 DMQ। यहाँ तक क्लियर। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो देख लें, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी तो वही आएगा STP की कंडीशन के मुताबिक, मोल के हिसाब से रिएक्शन में कॉल करें 3 मोल है, 3 मोल के लिए STP कंडीशन पर वॉल्यूम कितना होगा 3 मोल के लिए, तो होगा क्या 67.2 DMQ। चले भाई कंडीशन तो तैयार हो गई, रेशो मेथड अप्लाई कर दें बस। रेशो मेथड वही कि ये दोनों डिवाइड हो गए रेशो में अलग और ये दोनों डिवाइड हो गए अलग, सही है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हमें अरेंज किसके लिए करना है, V4 के लिए, क्योंकि V4 हमें मालूम करना है। फिर वापस बताऊँ कि हमें ये पता चला इससे कि 44.8 DMQ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेगा कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 67.2 DMQ। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा गया कि 500 DMQ मतलब 900 DMQ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हाउ मच प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा ये पूछा गया है। चले तो भाई ध्यान से देखें, रेशो मेथड अप्लाई हो चुका है। V1 क्या है 44.8 DMQ, यूनिट इज इंपॉर्टेंट। V2 क्या है, V2 है 67.2 इक्वल टू V3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 900 DMQ डिवाइड बाई V4, तो मालूम करना है ना, V4 मालूम नहीं करेंगे क्या। चलें अब देखें, हम इसको V4 के लिए अरेंज करेंगे तो V4 यहाँ आ जाएगा 44.8 यहाँ आ जाएगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 67.2 डिवाइडेड बाय 44.8। तो लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट कि व्हाट आफ्टर कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द आंसर। देखिए तो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए। सो स्टूडेंट यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1350 और ये क्या है वॉल्यूम मिला, तो यूनिट क्या लगेगा DMQ बस।
सिंपल वर्क है। देखिए भाई, अब आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क। क्या करना है आपको? आपको मालूम करके मुझे कमेंट में बताना है। क्या बताना है कि H2 मतलब कि क्या क्या बच गया, सल्फर डाइऑक्साइड बच गया और वाटर। तो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। करने के बाद मैं आंसर आपको लिख के दे दूंगा, सही है, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। जिन जिन से हो जाए वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनसे हो गया, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपके समझ में आया। सही है ना? देखिए, इन दोनों के मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ कि क्या हो गए। तो दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आने चाहिए। अगर आंसर यही आएंगे तो करेक्ट होगा। तो ये दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 900 dm³ आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है दोनों का, मतलब H2S का भी निकालेंगे तो 900 dm³ आएगा और वाटर का भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 900 dm³। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा। रेशियो मतलब अप्लाई करिएगा जिस तरीके से हुआ बिल्कुल। आपका आधा काम तो मैंने करा हुआ ही है, बाकी तो सिर्फ आपको वैल्यू लगानी है मोल के हिसाब से देखकर, बाकी रेशियो मेथड अप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जल्दी से मूव कर लेते हैं हार्ड क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बस, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अपने दिमाग में बिठा लें। जब भी एक कहानी बताऊँ आपको, देखिए मेरे साथ जो हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं क्लास 11 में था और जब मैंने एक टॉपिक देखा था, सही है ना, तो जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो ये सारे जो मेरे न्यूमेरिकल थे वो कर पाया था, लेकिन मैं फंसा कहाँ था पता है? मैं इस पर आगे फंस गया था। मैंने बहुत टीचरों से देखा यूट्यूब पे, क्योंकि मैं उस टाइम भी यूट्यूब से ही पढ़ता था, सही है, उस टाइम भी क्या करता था मैं यूट्यूब से पढ़ता था, लेकिन ये मुझे क्वेश्चन का हल कहीं नहीं मिला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया क्लास 12 में कि जब इसको सॉल्व करने बैठा से तो बहुत आसान लगा मेरे को ये, और मैंने 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया। ये वजह पता है क्या थी? क्योंकि जब मैंने क्लास 11 में पढ़ा था ना, तो उस वक्त मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया था, समझे, मैंने कॉन्सेप्ट इसका बहुत ही पक्का करा था। जब मैंने 1 साल बाद जब मैं पेपर दे रहा था क्लास 11 की, जब मुझे याद है कि जब मैंने बोला कि इसको मैं करके देखूँगा, और मैंने बहुत कोशिश करी और आखिरकार मैंने इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर। अब उस टाइम मैं कंफ्यूज कि मैंने पहले इतनी बार कोशिश करा, ट्राई करा, लेकिन मुझसे क्यों नहीं हुआ। बाद में इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जब न्यूमेरिकल करता रहता था तो उससे मेरा दिमाग प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया इस चीज़ के लिए, कि जब भी मैंने इसके सवाल को देखा तो मुझे याद आया कॉन्सेप्ट क्या था कि जब मास रिलेशन होगा तो मास रिलेशन के हिसाब से करना होगा, क्योंकि जिस सवाल सब चीज़ों का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। यहाँ पूछा जा रहा है मास भी, यहाँ पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स भी, यहाँ पूछे जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स भी, और यहाँ पूछे जा रहा है वॉल्यूम भी। 4 चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर, और उसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा, है ना। तो अब एक एक करके करते जाएंगे, टेंशन ख़त्म, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, सही है, अल्लाह आपके साथ भी है, सही है। तो मैं आपका टीचर हूँ अभी इस वक्त, तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मेरा ये काम है, सही है, तो आपको समझाता हूँ। चलें, अब यहाँ पर करना क्या है, देखें वही चीज़ है बिल्कुल सबके साथ, सही है। तो भाई देखें, सबसे पहले कंडीशन वही है, ये आपके सामने रिएक्शन आ चुका है। सवाल पढ़ लेता हूँ। फाइंड द मास, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो सारी चीज़ें जो लिखी हुई है मालूम करने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही है। एट STP, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि ये वॉल्यूम में बहुत काम आएगा। ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग, कहाँ से हासिल हुआ? ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? हासिल होना। बाय बर्निंग, जलाने की वजह से 0.01 kg ऑफ कार्बन को। तो भाई इसमें अगर आप गौर करेंगे तो गिवन क्या है, सबसे पहले सोचना ये, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए कि सर गिवन तो हमें पता क्या है, हमें गिवन है मास, है ना। लेकिन हम तो मास जब भी लिखते हैं वो तो ग्राम में लिखते हैं केमिस्ट्री के अंदर ना, क्योंकि ऐसा यूनिट तो केजी है। लेकिन हम लोग जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ग्राम में करते हैं, तो कन्वर्जन भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो कन्वर्जन के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। और याद रखिएगा इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? केजी से ग्राम में जा रहे हैं, तो केजी इज द बिग यूनिट, सही है। तो केजी से ग्राम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, समझे। तो यहाँ से मैंने 0.01 को, क्योंकि हमें जाना ये वैल्यू दी हुई थी, तो 0.01 kg को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 ग्राम।
क्लियर यहाँ तक? चलें जल्दी से सवाल करें, टाइम नहीं वेस्ट करना। देखें गिवन डेटा में कार्बन है क्योंकि कार्बन का मास दिया हुआ है, तो kg में दिया हुआ है, सही है। और CO2 हमने ले लिया क्योंकि CO2 को ही मालूम करना है, तो अभी हम मास के लिए करना है तो मास हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। जब वॉल्यूम के लिए करेंगे तो वॉल्यूम लिखा होगा, सही है, तो क्लियर होना चाहिए। देखें अब यहाँ मोलिकुलर मास आता है, मतलब मोलर मास, ये तो एक क्या है, एक एटम है। एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, सही है। तो एटॉमिक मास कितना होगा 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम, ग्राम में लिखते हैं इसको हम इसके अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा मोलर मास, तो यहाँ पर होगा 44 ग्राम। कैलकुलेट मैं नहीं करके बता रहा क्योंकि आपको आता ही होगा, इतना मुझे बताने की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 32 में ऐड करेंगे 12 तो आपको मिल जाएगा 44 ग्राम। चलें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए मास जो हमें गिवन है कार्बन का वो है 10 ग्राम, ग्राम में लिखिएगा। और हमें ये वाला जो मास है इसको मैं बोल देता हूँ एक्स, ये एक्स है क्योंकि अननोन क्वांटिटी है ना, इसको हमें मालूम करना है तो मालूम कर लें, रेशो मेथड अप्लाई कर दें, बस टेंशन ख़त्म। चलें जल्दी से अप्लाई करके बता दूँ क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, ये m डिवाइडेड बाय m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय x। तो भाई देखें ये आ गया 12 और ये आ गया 44, ये आ गया 10 और ये आ गया x। सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट करी है। देखें ये वाला m 12 ग्राम है, ये आ गया, ये वाला m क्योंकि रेशो था ना इन दोनों के दरमियान में, तो ये दोनों आपस में रेशो में जाएंगे, डिवाइड में, रेशो का मतलब तो डिवाइड होता ना, ये दोनों अपने डिवाइड में, ये दोनों अपने डिवाइड में बराबर हो गया, सही है, ये हो गया। उसके बाद ये 10 आ गया इसका और ये x आ गया, ये x मालूम करना है, x यहाँ पे जाएगा, वही बात है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, सही है ना। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x यहाँ गया, 10 अपनी जगह पर है, 44 डिवाइड में था, 44 मल्टीप्लाई होगा 10 से और 12 किससे डिवाइड होगा इसके अंदर। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 36.66 ग्राम, और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही है। अभी आंसर तो एक आया ना, अभी तो हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स के हिसाब से सीखना पड़ेगा, नहीं उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या। देखिए भाई मोल्स के कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है क्या, अगर हमें गिवन मास दिया हो, हमें मास तो गिवन है, गिवन मास है ना, और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन सी बड़ी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो भाई देखें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम, या गिवन मास बोलेंगे आप, उसके बाद डिवाइडेड बाय मोलर मास, एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास, चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास या लिख लेंगे या मोलर मास लिखेंगे, अगर एटम का होता है तो एटॉमिक मास होता है, मोल्स का होता है तो मतलब मोलिकुलर मास होता है कंपाउंड का, सही है। तो ये होता है, क्लियर आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलें अभी देखते हैं जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ ताकि मैं आपको आगे करा सकूं। चलें मोल्स को हटा के वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि वॉल्यूम का तो पहले से लिखा हुआ है, टाइम भी बचेगा। तो भाई वॉल्यूम का मालूम कर लेता हूँ। वॉल्यूम मालूम करना है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। देखें भाई वॉल्यूम मालूम करने के लिए दोनों तरफ, मतलब यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेशन वाला काम करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। अब हमें अगर वॉल्यूम मालूम करना है H2S का तो हमें जाना पड़ेगा इक्वेशन में, क्योंकि STP कंडीशन है ना, STP पे कंडीशन पे मोल, एक मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है, 2 मोल हो गए तो 44.8 होगा। अभी तो पढ़ा था हमने, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। देखें इक्वेशन ये रही, ये आपके सामने है, एक कार्बन O2 और O2, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर कार्बन का कितने मोल है, तो आप बोलेंगे सर 1 मोल, और 1 मोल के लिए H2S नहीं आएगा, सही है ना, तो H2S नहीं आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आएगा कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा कार्बन। ये पुराने वाले सवाल के लिए था, ये कार्बन अभी के लिए, अभी गिवन डेटा कौन है कार्बन है ना। तो यहाँ कितने मोल है कार्बन के, 1 मोल, तो 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 TMQ, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक ही मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मोल है, तो इसका भी होगा 22.4 TMQ मॉलिक्यूल। और बाकी तो बस आपको गिवन है ना क्या है। और आपको जो अब आपका एक और कंडीशन देखें, आपको एक और चीज़ परेशान कर रही होगी कि सर हमें तो जो वॉल्यूम है वो तो नहीं दिया हुआ, तो अब हम क्या करें, अब हम वॉल्यूम कैसे मालूम करें CO2 का, क्योंकि एक अगर हमें 2 चीज़ें एक साथ पूछेंगे तो हम नहीं बता सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं बता सकते। लेकिन अभी आपके सामने क्या गिवन है
केजी में गिवन है और आपको मालूम करना क्या है, वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर लगेगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, है ना, ये बोल रहे होगे ना। तो भाई देखिए यहाँ लगेगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि हमें मास गिवन है, हमें मालूम करना है वॉल्यूम। तो मास किसका गिवन है, मास गिवन किसका है, तो आप बोलेंगे देखिए हमें वॉल्यूम किसका मालूम करना है। सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं लग सकता, सीधी सी बात है, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि गिवन हमें क्या है, मास, और पूछा क्या गया है, वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गया। तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल बन गया। मास गिवन है किसका, कार्बन का, तो कार्बन के लिए हम यहाँ पर ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं करने वाले, सही है, जैसा हमने करा था। तो यहाँ मास इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, मास। तो ये बिल्कुल गलत है, वहाँ वॉल्यूम ही होगा, वहाँ पर वॉल्यूम ही होगा, लेकिन यहाँ मास होगा, क्योंकि ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो भाई देखिए कार्बन का वो मोलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, क्योंकि और जो उसका गिवन मास हमें दिया हुआ है वो है 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है तो वही वाली चीज़, रेशियो निकालें फटाफट। तो भाई देखिए अब यहाँ पर इसकी जगह में लिखूँगा m, क्या लिखूँगा m, और इसकी जगह आ जाएगा v, क्या आ जाएगा v, और V2 उसका नाम दे देता हूँ मैं। उसके बाद इन दोनों का रेशियो हो गया, उसके बाद यहाँ आएगा m और इसका नाम क्या आ जाएगा, V2। चले भाई, या तो आप इसको बोलेंगे x, क्या बोलेंगे, x, अननोन है ना, तो अननोन का आप बोलते हैं x है। चले भाई अब क्लियर है कंडीशन, फिर समझा दूँ। देखिए इन दोनों का रेशियो आ गया m/v और इन दोनों का रेशियो आ गया m/x, उसके बाद इनका इक्वल टू कर दिया। चले वैल्यू पुट करें, चले मास मोलर मास मतलब एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12 डिवाइड बाय ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 22.4 इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है 10 ग्राम, गिवन मास जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद x हमें मालूम करना है। चलें अब x के लिए अरेंज कर दें, तो x के लिए मैं अरेंज कर देता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 12, यूनिट ना लगाएं तो अभी अच्छा है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 22.4 और व्हाट विल बी द आंसर। चलें जल्दी से देख। सो स्टूडेंट एक और गलती हुई है, देखें ज़रा फोकस करें यहाँ पर। तो यहाँ पर 22.4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। 22.4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, तो ये आ गया 22.4 और ये 12 जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18.66 DMQ, क्योंकि वॉल्यूम मालूम करा है ना हमने, क्या मालूम करा है। चले भाई ये आंसर भी करेक्ट है, इससे पहले वाला आंसर भी करेक्ट है। अब हमारा टॉपिक आता है, अब क्या, दो चीज़ें मालूम हो चुकी है, मैं टिक मार देता हूँ। दो चीज़ें कौन सी मालूम हो चुकी है, एक तो हो चुका है वॉल्यूम, हो चुका है मास, अब रह गया नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। तो बस ये देखें, ये आखिरी टॉपिक है इस वीडियो का, इसको हम पूरा कवर करेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि इसको मिटाता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ मोल्स वाला और मॉलिक्यूल्स वाला। सो स्टूडेंट अब ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे होंगे या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चले भाई जल्दी से मालूम करेंगे, बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही आसान है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक अलग फॉर्मूला है, उसके बदल ये देखिए। बात सुने, सिंपल बात करूँ तो सबसे पहले हमारे को पता चला मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। आप नंबर ऑफ मोल्स उस कंपाउंड का जब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये नहीं पता उसका गिवन मास कितना है। अब मुझे ये बताएं कि हमने गिवन मास मालूम नहीं कर लिया क्या, आप बोलेंगे सर कर लिया। तो अब हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूले के जरिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलता है कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, या कंपाउंड का मास को फॉर्मूला मास बोलेंगे, तो जो भी बोल सकते हैं बोलें। देखें आगे देखें ध्यान से, तो भाई देखें मास। अब आप बोलेंगे सर गिवन मास जो कार्बन का है वो हमारे पास है या नहीं है, तो भाई अभी तो निकाला था, कितना था कि 10 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस करता है 36.66 ग्राम ना, क्योंकि हम इस कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं ना। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हम किस कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से तो देखेंगे, हम निकाल चुके हैं 36.66 ग्राम प्रोड्यूस करता है मोल, सही है ना, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं, तो मास इन ग्राम भी वही वाला चाहिए होगा। तो 36.66 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास,
कितना है? मोलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम। कितना होता है? 44। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 0.833 मोल। क्या मिलेगा आपको? 0.833 मोल। चलें भाई, यहां तक तो क्लियर है, ये आपको हासिल होगा। अब हमारा एक और काम खत्म, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए, टेंशन वाली बात खत्म। अब आती है नंबर ऑफ मोल्स की बारी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला। चले यहाँ लिख देता हूँ पहले, फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चले भाई, अब यहाँ फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। समझे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल चुके हैं, कितने निकले? 0.833 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 0.833 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.022 से, तो आपको मिलेगा 5.01। क्या मिलेगा? 5.01। आगे भी वैल्यू मिल रही होगी लेकिन नहीं लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाय और ये 10 की पावर 23 लिख दीजिएगा और ये आएगा पार्टिकल्स। सही है ना? ये आएगा पार्टिकल्स। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकले ना? ये क्या निकले? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो भाई देखिए, हमने सब कुछ मालूम कर लिया, ये भी आ चुके हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं, मास भी आ चुका है और वॉल्यूम भी आ चुका है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। सही है, उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया। तो बस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11 एंड क्लास 12 की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो मैथ के जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।